Hello. Now I'll start the topic Bayes theorem. Bayes theorem is the third exercise in class 12th maths in probability. The last topic, that is 13th chapter. So we have a event like E1 to En. बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल इवेंट है, 1 2 3 4, और उसमें कॉमन क्राइटेरिया होगा जो उन सारे इवेंट के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। जैसे स्कूल के अंदर 4 क्लासरूम्स हैं, उनमें एग्जाम्पल्स के तौर पे बच्चों के रोल नंबर्स जो होते हैं उन चारों क्लास के अंदर सेम हो सकते हैं, बच्चों के मार्क्स सेम हो सकते हैं, फेलिंग स्टूडेंट्स का नंबर सेम हो सकता है, पासिंग स्टूडेंट का नंबर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन कॉमन होती है जो हर क्लासरूम के अंदर होंगी। तो इन कॉमन कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए किसी भी एक क्लासरूम में हम बेस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बेस थ्योरम में इवेंट्स मल्टीपल होते हैं। आपके सिलेबस में क्लास 12th के हिसाब से मैक्सिमम 4 इवेंट तक आ सकता है। वैसे जनरली 3 इवेंट से ऊपर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड के अंदर, और कभी कभी तो ज़्यादातर तो 2 ही इवेंट आते हैं। तो बेस थ्योरम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास बहुत सारे इवेंट हैं और इन सारे इवेंट की सम की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ तक n तक का इवेंट दे रखा है। बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो वो 2 या 3 इवेंट्स के लिए ही करेंगे, इससे ज़्यादा इवेंट्स के लिए नहीं करेंगे। एंड ए एक सेट है जो कॉमन है, दिस इज अ कॉमन कंडीशन इन ईच इवेंट। इन सारे इवेंट के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा आपके पास। उसके बाद आपको इस ए की प्रोबेबिलिटी इन सारे इवेंट्स में निकाल कर रख लो, ए E1 E2। ये ए अंडर E1 अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन E1। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है, तो ये कॉमन चीज़ होती है जो सारे सेट के अंदर होगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको उस इवेंट की यानी उस कंडीशन की आपको निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब जैसे कि मान लो E1 है तो ए की प्रोबेबिलिटी E1 में कितनी है, E2 में कितनी है, E3 के अंदर कितनी है, ये जो टोटल निकालनी है आपको। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको E1 को कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को ए अंडर E1 से करेंगे तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इस ए की प्रोबेबिलिटी E1 में कितनी है, E2 में कितनी है, E3 में कितनी है, इन सब का जब आप सम कर लेंगे ना, तो सम करने के बाद टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। अब मुझे उस टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, टोटल कहने का मतलब एक इवेंट जो कॉमन है वो E1 में कितना है, E2 में कितनी प्रोबेबिलिटी है, E3 में, इन सब का आपने टोटल निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। अब वो ए वाली कंडीशन E1 से हुई है या E2 से हुई है या E3 से हुई है, किसी एक इवेंट में से हुई होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसमें से निकालनी है उसको न्यूमरेटर में लग दो, नीचे क्या आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 13 पॉइंट, अभी मैंने 2 क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं बट लेकिन मैं सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। क्वेश्चंस तो मैं NCERT की बुक से देख सकते हो, ठीक है, किसी भी जगह से देख सकते हो। तो आओ पहले क्वेश्चन पे देखो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का है। इसमें लिखा हुआ अनकंटेन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में MCQ में आते हैं, यानी ये 1 मार्कर प्रॉब्लम है। एन अनकंटेन 5 रेड and 5 black ball and a ball is drawn at random, its color is noted and returned to the urn. Moreover, 2 additional ball of the color, वही same color की, that drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that a second ball is red? उसने कहा आपके पास टोटल 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। आपने एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और उसी कलर की 2 और बॉल उसके अंदर रख दी। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 12। अब देन उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो सेकंड बॉल है वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बता देनी है। तो निकालते हैं, द सेकंड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। सेकंड बॉल इज रेड। पहले हम फर्स्ट बॉल पे आते हैं। सेकंड बॉल तो कंफर्म है कि रेड ही होगी,
पर लेकिन जो फर्स्ट बॉल है ना वो रेड है या ब्लैक है ये नहीं मालूम। तो पहली कंडीशन मान लेते हैं कि पहली बॉल रेड है। इफ़ आई सपोज कि फर्स्ट बॉल रेड है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, अगर हम फर्स्ट रेड बॉल निकालेंगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 बाई टोटल इज 10 इन 2। अब हमने पहली बॉल रेड निकाली तो हमने रेड कलर की 2 बॉल रख दी होंगी, तो रेड कलर की बॉल कितनी जाएंगी 5 और 2 7 और टोटल कितना हो जाएगा 12। तो जो ये पहली कंडीशन है ये इसमें ये रेड बॉल के लिए है। दूसरी कंडीशन, अगर पहली बॉल ब्लैक हुई यानी ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है और ये भी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ये फर्स्ट वाले के लिए और ये सेकंड बॉल के लिए। प्लस दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया कि हमने ब्लैक बॉल निकाला। अब तो अगर ब्लैक बॉल निकाला और ब्लैक बॉल के अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते, अगर ब्लैक बॉल निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 5 बाई 10, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 5 ब्लैक बॉल थी। अब हमने ब्लैक कलर की 2 बॉलें और डाल दी, तो यानी अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ब्लैक बॉल की है अगर फर्स्ट वाला बॉल ब्लैक कलर का हो तो। और हमने इसके अंदर 2 बॉलें और डाल दिया तो ब्लैक कलर की 2 बॉल बढ़ गई, पर लेकिन सेकंड बॉल तो रेड ही होनी चाहिए और आपको रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकंड में रेड बॉल सेम रहेगा, सेकंड बॉल तो रेड ही रहेगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 12। ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की है और कौन से सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम आपके पास सेम आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी दैट इज़ योर आंसर 5 7 जा 35। और 10 और 12 को मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो। और उसके बाद जो सेकंड बॉल है मतलब जो सेकंड बॉल 5 5 जा 25 अपॉन में 10 इंटू में 12, दोनों का एलसीएम 10 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस करने पे 60 आएगा, तो 60 अपॉन में 120 आएगा एंड जब तुम काटोगे तो 1/2 आएगा। इसे तुम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे मन करे तुम्हें वैसे कैलकुलेट करो, सबसे आंसर कितना आएगा इसका 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो तुम्हारे पास था टोटल प्रोबेबिलिटी का, जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके पास है बेस थ्योरम का। यहाँ क्लियरली 2 अलग अलग इवेंट दे रखे हैं, तो इन दोनों इवेंट को आप E1 और E2 से डिनोट कर लो। ये इवेंट नहीं मतलब बैग 1 और बैग 2, मैंने एक E1 सपोज किया एक E2 सपोज किया। E1 जो है वो आपका बैग 1 है और E2 जो है वो बैग 2 है। इन बैग 1 द रेड बॉल्स आर 2 एंड द ब्लैक बॉल आर 6। E2 बैग 2 के अंदर जो ब्लैक बॉल है, सॉरी जो बैग 1 है इसके अंदर 4 बॉल है। हाँ, बैग 2 के अंदर आपके पास क्या है दैट इज 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। इन दोनों में से किसी एक रैंडम बैग को सिलेक्ट करना है, चाहे आप E1 सेलेक्ट करोगे या E2। जब 2 में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी E1 की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी और E2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी हाफ होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो इजी होते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाओगे। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन कंडीशन है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा हुआ है कि 1 of the 2 bag is selected at random and a ball is drawn and the bag which is found to be red। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जब आपने बॉल निकाली है वो रेड कलर की है, तो ड्रॉन बॉल is found to be red। तो probability of A under E1 and probability of A under E2। E1 में कितनी रेड बॉल्स हैं, there are 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ टोटल बॉल इज 8।
E2 में कितनी रेड बॉल्स है, सॉरी E1 में 4 रेड बॉल है, एंड E2 में कितनी रेड बॉल है, 2 आउट ऑफ टोटल बॉल्स आर 8। तुम्हें निकालना क्या है, द बॉल इज ड्रॉन, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1, सो यू हैव टू फाइंड E1 अंडर A एंड द फॉर्मूला इज E1, जो निकालना है उसको ऊपर और नीचे सम आएगा, तो E1 A अंडर E1 E2 A अंडर E2। कोई भी वैल्यू कैंसिल हो, पहले स्टेप पे कैंसिल मत करना, आराम से पहले वैल्यू पुट करना, उसके बाद कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे तो कैंसिल करके आंसर निकाल लेना। E1 की वैल्यू दैट इज हाफ, A अंडर E1 इज 4/8 अपॉन में 1/2, 4/8 प्लस 1/2 एंड 2/8। दोनों का एलसीएम होगा 16, 16 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 4 + 2 6, आंसर इज 2/3। क्लियर। अब बाकी क्वेश्चन तो अपने एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में मैं डिक्टेट कर देता हूँ। वन ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, इट इज़ नोन दैट, वहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट है कॉलेज में, नोन दैट 60% जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं एंड द 40% जो उसके अंदर डे स्कॉलर्स है, ठीक है। कह रहा प्रीवियस ईयर रिजल्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें 30% स्टूडेंट्स ने जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं उनके A ग्रेड है, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन A ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर अ स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम एंड हु स्कोर्ड A+ ग्रेड मतलब A ग्रेड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज़ अ हॉस्टेलियर, कि वो हॉस्टल में रहता था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ भी आपके पास E1 और E2 दो अलग अलग इवेंट सपोज कर सकते हो। E1 के लिए जो रिसाइड इन हॉस्टल्स है, एंड E2 जो डे स्कॉलर है। E2 इज अ डे स्कॉलर। तो आपके पास E1 भी आ गया, डे स्कॉलर्स है, ठीक है। अब E1 और E2 दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप क्वेश्चन में देख लो। जो E1 है आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 60% एंड E2 की प्रोबेबिलिटी 40%। ये 3/5 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि उसके बेस में जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर बेस की वैल्यू सेम नहीं है तो दिक्कत है। अच्छा, अब ए वाली कंडीशन ये कॉमन कंडीशन होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट अटेन ग्रेड ए। नाउ A अंडर E1, क्वेश्चन में दे रखा है आपको A अंडर E1। जो हॉस्टल के अंदर है उनके 30% बच्चों के ग्रेड हैं, और जो हॉस्टल से बाहर है उनमें 20% बच्चों के पास ग्रेड A है। यहाँ पे 1 0 कैंसिल कर दो, यहाँ भी 1 0 कैंसिल कर लो। ना तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है द स्टूडेंट शुड बी हॉस्टेलियर एंड अटेन A ग्रेड। तो E1 A अंडर E1 A अंडर E1 प्लस E2 A अंडर E2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ E1 इज 3/5, A अंडर E1 इज 3/10 अपॉन में 3/5 इंटू 3/10 प्लस 2/5
इंटू 2/10। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम से वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। 3 3 जा 9, 9 + 4 13। ठीक है, आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट ईदर नो द आंसर और स्टूडेंट गेस द आंसर। या तो उसको आंसर पता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है देख लेना, इसमें एक कंडीशन है कि स्टूडेंट्स को या तो आंसर पता होगा या वो गेस कर रहा है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है और आंसर करेक्ट इट इज गिवन दैट कि उसका आंसर करेक्ट है। तो ए अंडर E1 अगर उसको आंसर पता है और आंसर करेक्ट है वो निकालना है। ए अंडर E2 अगर उसे आंसर पता है मतलब आंसर करेक्ट है और वो गेस कर रहा है। लास्ट में तुम्हें निकालनी प्रोबेबिलिटी कि ही नो द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको लास्ट में फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें मेंशन करनी चाहिए वो मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं पहले ही आपके पास। तो ओके स्टार्ट करते हैं। इवन की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। द स्टूडेंट नो द आंसर दैट इज 3/4 एंड ही गेस द आंसर E2 दैट इज 1/4। ए अंडर E1 अगर उसे आंसर पता है और आंसर करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ए अंडर E2 अगर उसे आंसर पता है और आंसर मतलब आंसर करेक्ट आ गया अगर वो गेस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर ए एंड वही सेम फॉर्मूला लगाना है। E1 ए अंडर E1, नीचे भी E1 ए अंडर E1, E2 ए अंडर E2। आप इसमें वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर दूंगा, इसमें तुम वैल्यू पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आई जस्ट रिप्लेस द वैल्यू एंड कैलकुलेट। जब करोगे तो अपने आप ही तुम्हारे पास आंसर कैंसिल होने के बाद 12/13 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। पहले 5th क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द बेस्ट वर्ड प्रॉब्लम। इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सबसे बेस्ट वर्ड प्रॉब्लम ये है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। और क्वेश्चन में लिखा है कि एक लैबोरेटरी टेस्ट किया गया, जो लोग बीमार है, अगर बीमार है तो उनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी है जिनका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है, तो वो पर्सन डज नॉट हैव डिजीज पर उनको फिर भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। ओके, तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में लिखी हुई है आपके पास कि सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन इज एक्चुअली हैव डिजीज। 0.1% का मतलब होगा 0.1 डिवाइड बाय 100। रिमूव द डेसिमल एंड प्लेस 0 इन डिनोमिनेटर, सो 1/1000 एंड E2 इज 1 - 1/1000। दोनों E1 और E2 का सम तो 1 होगा, तो 999/1000। ए अंडर E1 अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है तो 99% लोगों का जिन्हें बीमारी है उनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। और ए अंडर E2 कि उन्हें बीमारी तो नहीं है बस स्टिल फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन में गिवन है 0.5%, 0.5/100। रिमूव डेसिमल एंड प्लेस 0, तो 5/1000। ओके, तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? तुम्हें फाइंड करना है E1 अंडर ए। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पर्सन हैज़ डिजीज और उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। E1 ए अंडर E1 प्लस E2 ए अंडर E2। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा देना अपने हिसाब से कि अगर सबके डिनोमिनेटर में 1000 दिख रहा है तुम्हें, तो मैं यहाँ भी एक 0 प्लेस कर लेता हूँ सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना। तो 1/1000 1/1000 E2 की प्रोबेबिलिटी 999/1000। ए अंडर E2 5/। ऊपर सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 990 और नीचे कैलकुलेट करने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल 990 999 × 5। इसे कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर। इसमें अब आगे ना यहाँ से कॉमन निकाल तो तुम 11 कॉमन निकालोगे तो कैंसिल होगा, फिर 5 कॉमन निकाल के कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 22 अपॉन में आपके पास
133 है ना। साथ ही 99 है, 999 है, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पे 9 तो कॉमन निकाल ही लोगे। 9 से 11 बोल रहा था, 9 कॉमन निकाल के पहले कैंसिल करना और फिर 5 भी कॉमन निकलेगा क्योंकि 5 है, ये भी 5 का फैक्टर। तो 9 और 5 ये दोनों कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर लेना। कैंसिल करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा 22/133। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास 3 टाइप के कॉइन है E1, E2 और E3। कह रहा है E1 जो है वो 2 हेडेड कॉइन है, दोनों साइड हेड लिखा हुआ है। E2 इज अ बायस्ड कॉइन, देख रहे हैं बायस्ड है अनबायस्ड है, मैंने बायस्ड लिख दिया। E3 इज अनबायस्ड कॉइन। ये 3 कॉइन है। इन तीनों कॉइन में जो E1 की प्रोबेबिलिटी है, E2 की प्रोबेबिलिटी है, कह रहा आउट ऑफ दिस 3 कॉइन वी हैव टू पिक अ सिंगल कॉइन। 3 में से एक सिक्के को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 है, किसी एक को पिक करना है तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/3, 1/3, 1/3। जब भी चेक करना कि तीनों का सम 1 होना चाहिए, सारे इवेंट का सम 1 होगा। उसके बाद कॉमन कंडीशन जो इन तीनों में है, इन तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कॉमन है, तो कॉइन शो हेड। ए अंडर E1 वाले केस के अंदर आपको हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो E1 में हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है क्योंकि दोनों साइड हेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E2 के अंदर बायस्ड है, यानी किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो 75% क्वेश्चन में गिवन है कि इसके हेड आने की चांसेस है। कैंसिल कर देना क्योंकि यहाँ सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो मैंने 3/4 लिख रहा हूँ। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E3 इज अनबायस्ड में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ओके, ये फेयर कॉइन भी बोलते हैं अनबायस्ड को। नाउ यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर ए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज हैपन इन 2 हेडेड कॉइन, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो E1 ए अंडर E1 और नीचे सबका सब E1 ए अंडर E1, E2 ए अंडर E2 एंड E3 ए अंडर E3। इन तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद डेफिनेटली कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ ही जाएगा तुम्हारे पास। 1 इंटू में 1/3 अपॉन में 1 इंटू 1/3 प्लस, मतलब इसकी वैल्यू 1/3 है, ये 1 है तो आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ E2 इज ऑल्सो 1/3 and A under E2 3/4 plus 1/3 and A under E3 is 1/2। इसे कैलकुलेट करना, एलसीएम निकालना, आंसर आ जाएगा। वैसे इसका एलसीएम आएगा कितना 1/3। दिस एलसीएम इज 3 4 जा 12, तुम आई नो इसका 12 आएगा एलसीएम। 3 4 जा तो ऊपर 4 आएगा प्लस 3 एंड 6 2 जा 3 4 जा 12, ये 4 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 4/9। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता भी देना कमेंट में। क्वेश्चन में आपके पास 3 जो है ना ड्राइवर है, एक स्कूटर ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है और कार ड्राइवर है। तो मैंने E1 को यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर ले लिया, E2 आपके पास जो है वो है कार ड्राइवर और E3 जो है वो है ट्रक ड्राइवर। ओके, इन E1 E2 और E3 तीनों का सम दे रखा है। E1 जो है वो है 2000 क्वांटिटी में। E1 स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ये 3 टाइप के ड्राइवर हैं। स्कूटर ड्राइवर 2000 है, कार ड्राइवर 4000 है और ट्रक ड्राइवर तुम्हारे पास 6000 है। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरोस कैंसिल और ये ज़ीरो कैंसिल। मैंने इसको फर्दर कैंसिल नहीं किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना था। ए वाली कंडीशन तुम्हारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर कि मीट विद एन एक्सीडेंट, मीट विद एन, तो ए अंडर E1, ए अंडर E2 और ए अंडर
E3 क्वेश्चन में तीनों गिवन है, A अंडर E1, A अंडर E2 and A under E3 is given. A under E1 इसकी प्रोबेबिलिटी आपको डेसिमल में गिवन है। अच्छा, कभी भी वैल्यू डेसिमल में दे रखी हो और आपके पास ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो जो डेसिमल की वैल्यू है उसको भी आप फ्रैक्शन में लिख लेना। ये लिखा है 0.01, दैट मीन्स मैं इसको 1/100 मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो है 0.03, तो 3/100, और जो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो है 0.15, तो आई विल टेक 15/100। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है कि कौन सा ड्राइवर होना चाहिए। इट शुड बी अ स्कूटर ड्राइवर दैट मीट विद एन एक्सीडेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी E1 अंडर A निकालना है। तो यहाँ रिप्लेस करना सारी वैल्यू, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। आप रिप्लेस करना, आंसर निकालना। इसमें मेन पार्ट यही होता है कि आपको जो ऊपर की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है वो निकालने के बाद जस्ट रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है। और रिप्लेसमेंट में दिक्कत तब आती है जब इसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू सेम है, एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, रीज़न क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज सेम है, E1 E2 E3 में भी, और A अंडर E1 A अंडर E2 A अंडर E3 में भी। तो इसे कैलकुलेट करना, अपने पे वैल्यू पुट करना, और आफ्टर वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर है वो 1/52 आएगा, वो मैच कर लेना। कैसे 1/52 आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो 100 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा 15, 15 6 जा 90, फिर 3 4 जा 12, और 1 को 2 से 2, तो 90 + 12 इज़ 10, ना 90 + 12 102, 102 + 2 104, नीचे 104 आ जाएगा। ऊपर प्लस करने पे कितना आएगा, जो ऊपर है आपके पास उसमें आएगा ऊपर 2 आ जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू 2। तो 2 से काटोगे 104 को तो क्या आएगा 1/52 आ जाएगा। क्लियर। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ईजी है, आराम से करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है ना दोनों, अब जो 8th क्वेश्चन 9th है 10th है, ये सारे क्वेश्चन आसान से है, पर लेकिन 10th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है, मशीन ए प्रोड्यूस और मशीन बी प्रोड्यूस, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं आइटम। मशीन ए 60% आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन बी 40% कर रहा है। तो 30% मीन्स 3 और 60% मीन्स 3/5, 60/100 कैंसिल करने का 3/5, और ये कैंसिल करोगे तो 40/100, आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 2/5। इसमें डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कि ए है कॉमन कंडीशन, जो मशीन ए है और मशीन बी वो कितना डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ए मशीन है वो 2% डिफेक्टिव आइटम, यानी 2/100, ऐसे ही 1/100। नाउ रिप्लेस ऑल द वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये मशीन बी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कितना डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। ऐसे सेम क्वेश्चन नंबर 9th है, वहाँ पे 2 ग्रुप है, एक E1 ग्रुप है और एक E2 ग्रुप है। दोनों ग्रुप के जीतने की आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है कि E1 जीतेगा या E2 जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो E1 की और E2 की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में 0.6 और 0.4, हमेशा ध्यान रखना है इनका सब हमेशा 1 होना चाहिए। और ये इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू प्रोडक्ट A अंडर E1, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो फर्स्ट ग्रुप है उसके इन न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.7 है, और सेकेंड ग्रुप के 0.3 है। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर A। तो E1 A अंडर E1, E2 मतलब E1 A अंडर E1 प्लस E2 A अंडर E2। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन, जो 10th वाला, इसमें वैल्यूज पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। सब कुछ दे रखा है, डेसिमल पुट करो या फ्रैक्शन में चेंज करके पुट करो, तुम्हारी मर्जी है।
इसमें आपके पास दे रखा है E1 कि जो डाई है वो शो करेगा 5 और 6। तो 5 और 6 आने की, अब एक लड़की ने एक डाई को थ्रो किया है और थ्रो करने पे अगर 5-6 आएगा तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करेगी, और अगर 1-2-3-4 आया तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करेगी। उसमें जो ए वाली कंडीशन है कॉइन शो एग्जैक्टली 1 हेड, तो E1 की प्रोबेबिलिटी अगर 5-6 आएगा तो 2/6, और ये 1-2-3-4 में 4/6 कैंसिल करके लिख लो 1/3 एंड 2/3। कॉइन शो एग्जैक्टली 1 हेड, अगर कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो एग्जैक्टली 1 हेड जो है इन 3 कंडीशन में आएगी, तो 3/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और इसमें एग्जैक्टली 1 हेड एक बार टॉस करने पे तो 1/2 ही होता है। यू हैव टू फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर ए। पर ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। आपको फॉर्मूला पुट करना है E2 ए अंडर E2 E1 ए अंडर E1 प्लस E2 ए अंडर E2। रिप्लेस करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप वैल्यू पुट करना है तुम्हें, और यू विल गेट योर आंसर। वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। ऐसे वैसे लेना है, सॉल्व करना है। तो नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बस 12th वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और जो 11th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 8th क्वेश्चन का एज इट इज़ कॉपी है, क्योंकि उसमें भी वही सेम 2 मशीन है, वही डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही दोनों मशीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सब कुछ सेम है। तो 12th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं सीधा। आप जब क्वेश्चन ढंग से सुनना कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, इन 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया। अगर एक कार्ड खो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। फिर कहना कार्ड खोने के बाद मैं 2 कार्ड और निकाल लिया, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द लॉस्ट कार्ड इज बीइंग अ डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, या तो वो डायमंड होगा या फिर E2 के हिसाब से नॉट अ डायमंड। E1 की प्रोबेबिलिटी और E2 की प्रोबेबिलिटी, डायमंड के कार्ड कितने होते हैं 13/52 एंड E2 39/52। व्हेन यू कैंसिल 3/4 1/4। ओके, अब इसमें ए वाली कंडीशन है। ए होता है आपके पास कॉमन क्राइटेरिया। कॉमन क्राइटेरिया कहने का मतलब क्या होता है कि उसने जो 2 कार्ड बाद में निकाले हैं वो क्वेश्चन में गिवन है कि द बोथ कार्ड इज फाउंड टू बी डायमंड। तो ड्रॉन कार्ड इज बोथ फाउंड टू बी डायमंड। इस स्टेटमेंट को और लंबा करके लिख सकते हो कि आफ्टर लॉस्ट ऑफ 1 कार्ड वी पिक अ 2 कार्ड दैट बोथ कार्ड इज ड्रॉन इज टू बी फाउंड डायमंड। तो स्टेटमेंट तुम जितना लंबा लिखो तुम्हारी मर्जी है, स्टेटमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नाउ ए अंडर E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E2। ए अंडर E1 तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर एक कार्ड खो गया और जो कार्ड खोया है वो आपका डायमंड है E1 वाले केस में, फिर उसने 2 कार्ड पिक किए और दोनों के दोनों डायमंड है, तो जब पहला कार्ड निकाला होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब फर्स्ट कार्ड पिक किया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2 कार्ड खोने के बाद, मतलब एक कार्ड खोने के बाद 51 कार्ड बचे हैं और उसमें 12 डायमंड कार्ड बचेंगे क्योंकि एक डायमंड खो गया E1 में, और 11/50। E2 वाले केस में डायमंड नहीं खोया, कोई दूसरा कार्ड खोया है, तो कोई दूसरा कार्ड, तो E2 के हिसाब से 13 डायमंड कार्ड होंगे, तो 13/51 एंड 12/50। तुम्हें निकालना क्या है, द लास्ट कार्ड इज बीइंग अ डायमंड, यानी E1 अंडर, इसकी कैलकुलेशन में कर देता हूँ पूरी। नाउ E1 ए अंडर E1 प्लस E2 ए अंडर E2। E1 की वैल्यू पुट करते हैं, द वैल्यू ऑफ E1 इज 1/4 एंड ए अंडर E1 इज 12/51 11/50। 1/4 12/51 11/50 प्लस 3/4
13/51, 12/50। इनका सम डाल देते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा, देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 12 इंटू में 11, न्यूमरेटर में वैल्यू बची, डिनोमिनेटर में क्या बचा 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12। यहाँ भी 12 कॉमन निकाल के 12 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन जितना इजी करोगे, मैं ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन लगाने के लिए मना करता हूँ कि कॉम्बिनेशन नहीं लगाना चाहिए, लगा सकते हो तुम कॉम्बिनेशन। 39 प्लस 11 कितना होगा, 50 होगा। तो ये आपके पास आंसर है, लास्ट में फाइनल आंसर। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो लास्ट में किया है। इसमें कभी कभी 2 कार्ड भी खो जाते हैं, तो वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों को जेई मेंस का एग्ज़ाम देना है उनके लिए मैं बनाऊंगा सेपरेट। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इससे जेई मेंस की तैयारी होगी, छोड़ो जो भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से, क्योंकि तो स्टार्ट ही किया वीडियो, तो धीरे धीरे बनाता रहूँगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आगे के जो टॉपिक्स हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड अदर एक्सरसाइजेस, वो डालूंगा। अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो ये वाला वीडियो मैंने बना दिया।